नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सवाल 10 बजे। रूस और यूक्रेन महायुद्ध अब उस दहलीज पर पहुंच गया है जहां आसमान में सिर्फ और सिर्फ मौत बरस रही है। धरती सुलगते बारूद के ढेर में तब्दील हो चुकी है। विनाश के इस तांडव में ना कोई रुकने को तैयार है, ना कोई झुकने को राजी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के गुरूर को ललकारते हुए रूस के सीने पर ड्रोन का ऐसा महाप्रहार किया है जिसने राजधानी मॉस्को तक की रातों की नींद उड़ा दी है। महज 12 घंटों में यूक्रेन के 250 आत्मघाती ड्रोन काल बनकर रूस के 19 इलाकों पर मंडराए हैं। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबयानिन के बयान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में 2600 से ज्यादा ड्रोन मॉस्को को खाक करने के इरादे से निकले थे। भले ही रूसी एयर डिफेंस ने 493 ड्रोन्स को मॉस्को की चौखट पर ही भस्म कर दिया हो, लेकिन कीव के इस दुस्साहस ने क्रेमलिन की मजबूत दीवारों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। इन हमलों से बौखलाई रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों को शमशान में बदलने की जैसे कसम खा ली हो। खार्किव, डोनबास और ज़पोरिजिया के रण क्षेत्र में हाहाकार मचाते हुए रूसी सैनिकों ने पिछले हफ्ते 11 बस्तियों को अपने बूटों तले रौंदकर उन पर अपना खूनी परचम लहरा दिया। आसमान से बरसती रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, गोला बारूद के जखीरों, ड्रोन फैक्ट्रीज और विदेशी भाड़े के सैनिकों के अड्डों को शोलों में तब्दील कर दिया है। यूक्रेन का ऊर्जा और परिवहन ढांचा अब राख में बदल रहा है, लेकिन कीव का सुल्तान भी घुटने टेकने को हरगिज तैयार नहीं है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पलटवार करते हुए रूस को गहरा और सुलगता हुआ जख्म दिया है। यूक्रेन के हवाई हमलों ने रूस की पर्म तेल रिफाइनरी और वोल्गोग्राद के मेरिनोवका सैन्य हवाई अड्डे को आग के दरिया में तब्दील कर दिया है। हमले दर हमले, पलटवार दर पलटवार, ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रही, ये महाविनाश का वो बवंडर है जो अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए बेताब नजर आ रहा है। 12 घंटे में 250 यूक्रेनी ड्रोन ढेर हो गए। 19 इलाकों में रूसी एयर डिफेंस एक्टिव। मॉस्को समेत कई क्षेत्रों में ड्रोन अटैक। रूस ने बड़े ड्रोन हमले को नाकाम किया। पुतिन ने सेना को हर दिशा में बढ़ाया। रूस यूक्रेन जंग में हमले और तेज होते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस में हलचल तेज होती नजर आ रही है। 19 इलाकों में रूसी एयर डिफेंस एक्टिव। 12 घंटे में 250 यूक्रेनी ड्रोन ढेर किए गए। 19 इलाकों में रूसी एयर डिफेंस एक्टिव है। मॉस्को समेत कई क्षेत्रों में ड्रोन अटैक देखे गए। रूस ने बड़े ड्रोन हमले को नाकाम किया। पुतिन ने सेना को हर दिशा में बढ़ा दिया है। रूस यूक्रेन जंग में हमले और तेज होते जा रहे, अग्रेशन लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एस्केलेशन रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा, और अगर रुकेगा तो क्या वो ट्रिगर पॉइंट होगा, क्योंकि जिस तरीके के इरादे अभी रूस और यूक्रेन के नजर आ रहे हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि ये युद्ध फिलहाल खत्म होगा। इन सब के बीच कई रिहायशी इलाके हैं जो कि इन हमलों की चपेट में आ रहे हैं। लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। नेटो कंट्रीज लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे में यूक्रेन भी पूरे अग्रेशन के साथ रूस पर हमले कर रहा है। वहीं रूस की तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि इन हमलों का माकूल जवाब दिया जाएगा और लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार का यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। सभी मोर्चों पर बढ़ रही है रूसी सेना। रूसी सेना ने आक्रामक कार्रवाई तेज कर दी है, सभी दिशाओं में बढ़त। ये पुतिन कह रहे हैं यूक्रेनी हमलों का असर नहीं है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, देखिए नैरेटिव की भी जंग यहाँ पर तेज होती नजर आ रही है। ये जो हमला दूसरा देश कर रहा है उनका इंपैक्ट नहीं है। रूस ने काला सागर क्षेत्र में भी किए हमले। युद्ध वहीं पहुंचाएंगे जहां से शुरू हुआ। जेलेंस्की ने कहा सीमा से 1600 किलोमीटर दूर तक हमले। यूक्रेन ने रूस के ठिकानों को निशाना बनाया। रूस में यूक्रेनी ड्रोन पहुंचे हैं। कहां पर अटैक हुआ है? मॉस्को में लॉजिस्टिक गोदाम पर अटैक किया है, औद्योगिक ठिकानों पर हमला किया गया है। रियाजन की बात करते रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा ब्रांस्क में स्थानीय बुनियादी ढांचे को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। इसके अलावा समारा की बात करते तेल रिफाइनरीज है, लॉजिस्टिक हब है जहां पर आग लगी है। रोस्तोव में भी निशाने पर सैन्य और औद्योगिक दोनों ही ठिकाने हैं। क्रास्नोडार में ड्रोन का मलबा गिरने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं यूक्रेन में रूस के ड्रोन अटैक जो हुए, क्रीवी री बताया जा रहा है शॉपिंग सेंटर है जहां पर हमला हुआ है।
कीव में रिहायशी इलाके हैं, रणनीतिक इलाके हैं जिन पर वार किया गया। सूमी में शहरों सीमावर्ती क्षेत्रों में हमले किए गए। खार्किव में बस्तियों और निगरानी ठिकानों पर अटैक। अब निशाने पर ऊर्जा और प्रशासनिक ढांचे भी हैं। सैन्य रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की ड्रोन पावर भी नजर आ रही है। 1600 किलोमीटर तक मार की क्षमता। यूक्रेन का FP1 ड्रोन बेहद घातक नजर आ रहा है। डीप स्ट्राइक मिशन में इस्तेमाल किया जाता है। एक साल में 80 लाख से ज्यादा FPV ड्रोन का उत्पादन। और इसी पर ज्यादा डिस्कशन के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं तारुफ करा देती हूं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल देवानंद, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं साई साहब आपके साथ। ये जो स्थिति अभी देख रहे हैं, रूस और यूक्रेन जिस तरीके से एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, इसे कैसे देखेंगे? क्या ये हमले बहुत ज्यादा तीव्र हैं? मोनिका, बहुत ही ब्लडी वॉर हो रहा है। पिछले कुछ 2-3 महीनों से अभी तक के 4-4.5 साल में इतना ब्लडी वॉर नहीं चल रहा था। छोटे छोटे एरियाज में कॉम्बैट्स हो रहे थे। अक्रॉस मल्टी डोमेन वॉर हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रशिया बहुत बुरी तरह से अटैक्स कर रहा है इनके ऊपर। कॉम्बैट जोन में बहुत फियर्स फाइटिंग हो रही है और एरियल अटैक डीप इनसाइड ऑन सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब तो कुछ सिविलियन जो मॉल्स वगैरह में है उन पे अटैक, सप्लाई लाइंस पे अटैक, MAD सिंड्रोम, जो मैं रिपीट करता हूं, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिंड्रोम से पीड़ित हैं दोनों सेनाएं। अपना तुम मुझे बर्बाद करो, मैं तुम्हें बर्बाद करूं, सेंसलेस रेकलेस फाइटिंग हो रही है। और इसके खत्म होने का कोई अभी नियर फ्यूचर में चांसेस नहीं दिख रहे हैं जब तक कि एक या तो जेलेंस्की को एलिमिनेट ना कर दिया जाए। वो अपनी जिद पे कायम है। उनके अपने अंदर के लोग अब बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर, जिसको उसने लास्ट मंथ सैक किया था, उसने ओपनली चैलेंज किया है विदाउट कॉलिंग नेम्स कि हमें इलेक्शंस करानी चाहिए। एवरीवन नोज जो कि जेलेंस्की अब अपना ग्राउंड सपोर्ट खो चुके हैं। और इसी डेस्परेशन में जेलेंस्की एक तरफ तो हमले बहुत डीप इनसाइड रशिया कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्बैट जोन में दे आर नॉट मैचिंग रशियन फोर्सेस। सारा कॉम्बैट ग्राउंड पे जेलेंस्की के एरिया में हो रहा है, रशिया के अंदर नहीं, यूक्रेन के अंदर। अभी पिछले 48-72 यानी आपके हिसाब से अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है साई साहब, तो स्थितियों में कुछ बदलाव आ सकता है, या एकमात्र यही ऑप्शन है? ये कह रहे हैं आप? 100%। अगर जेलेंस्की हटा दिए जाते हैं, आपदस्त कर दिए जाते हैं किसी भी तरह से, एलिमिनेशन से एक पब्लिक सिंपैथी आ जाती है। बट अगर ऑफिशियली इलेक्शंस हो या किसी दूसरे तरीके से, इफ ही इज मूव्ड आउट ऑफ ऑफिस, तो जो भी नया सीजन्ड पॉलिटिशियन या सीजन्ड आर्मी कमांडर आएगा, वो इस किस्म के ब्लडी वॉर को सबसे पहले रोक के बात करना चाहेगा। बिकॉज इन्हें पता होना चाहिए कि दे आर लूजिंग। इनके लाखों सोल्जर्स मारे गए, रशिया के भी लाखों सोल्जर्स मारे गए। इतनी गंदी लड़ाई, इतने लाख लोगों का बैटल जोन में मार दिया जाना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कभी किसी ने सुना नहीं, सोचा नहीं। बहुत ब्लडी वॉर हो रहा है। और डेफिनेटली जेलेंस्की के बाकी सारे लोगों को पता है कि इस वॉर में दे आर लूजिंग। ये बार बार यूरोप से, अभी कल परसों फिर से यूरोप से एक नई कहानी गढ़ रहे हैं अपनी सीट बचाने के लिए और अपना फेस बचाने के लिए, कि 3 लाख नए सैनिक लाने वाला है रशिया आफ्टर सितंबर अक्टूबर इलेक्शंस। वो 3 लाख सैनिकों को हम एकदम जमीन पे मार देंगे। सारी चीजें सिर्फ हाइपोथेटिकल, कि लाने वाला है और जब लाएगा तो हम उसको मार देंगे, लेकिन हमें वेपन्स चाहिए, एयर डिफेंस वेपन्स चाहिए अमेरिका से। ही इज जस्ट स्पिनिंग स्टोरीज टू सेव हिज चेयर। और उनके चेहरे पे, उनके बॉडी लैंग्वेज पे अब ये मोनिका दिख रहा है कि ही इज इन अ डेस्परेट स्टेट एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर यूक्रेन। ऑफ कोर्स रशिया ऑल्सो, रशिया ने बहुत सोल्जर्स खोए हैं और अब उनका मेजर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली वो ओजोन एंड ऑल, जो उनके बिगेस्ट वॉलमार्ट टाइप के पैरेलल्स हैं, उनको मार दिया है। उनके ऑयल रिफाइनरीज को बहुत ज्यादा डैमेज किया गया है, जिसमें 10-15 साल लगेंगे रशिया को रिकवर करने के लिए। अब ऑयल पाइपलाइंस, इट इज इन अ बैड शेप। जी मोनिका। राइट। देवनाथ जी, क्या एक विकल्प पर हमने बात की कि अगर जेलेंस्की को हटाया जाता है, अगर सत्ता परिवर्तन होता है, तो युद्ध जो है समाप्ति की तरफ जा सकता है। दूसरा, कि नेटो कंट्रीज अगर पोक करना बंद कर दे, मदद मुहैया कराना बंद कर दे यूक्रेन को, क्योंकि अभी उन्हीं के भरोसे जो है यूक्रेन इतना अग्रेसिव नजर आ रहा है और ये युद्ध लगातार एस्केलेट हो रहा है। मोनिका जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ग्रुप कैप्टन आशीष कह रहे हैं उसमें सत्यता है।
दिक्कत ये आ रही है कि अमेरिका चाहता है कि ये यूक्रेन का युद्ध जितना लंबा खींचे उतना ज्यादा रूस कमजोर होता जा रहा है। यानी मोहरा बनाया हुआ है अमेरिका ने यूक्रेन को, और यूक्रेन को इस तरह से नचाने में कुछ यूरोपियन देशों का भी हाथ है। आज ही आप देखिए इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नम, वो जा रहे हैं यूक्रेन, जा रहे हैं, कीव में जाएंगे, जेलेंस्की से मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, और वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि एमबीडीए जो कि इंग्लैंड का एक वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, कारखाना है, वो यूक्रेन को नए नए तरह के अस्त्र शस्त्र, खासतौर से लॉन्ग रेंज वेपन्स जैसे कि स्कैल्प मिसाइल बनाने के लिए ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस बहती गंगा में अभी फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड ये भी हाथ धो रहे हैं। इनको लगता है कि ठीक है, पेमेंट कौन करेगा? अभी पेमेंट हो नहीं रही है, ये मैं बहुत क्लियर कर दूं। जेलेंस्की के पास पैसे नहीं है, ना टैक्स कलेक्शन के, ना प्रीवियस गोल्ड भंडार, इन सबको पे करने के लिए। तो पेमेंट भविष्य में कौन करेगा? यूक्रेन करेगा। तो यूरोप के देशों को लग रहा है कि यूक्रेन सारे हथियार जो किससे खरीद रहा है? अमेरिका से खरीद रहा है, डायरेक्टली नहीं। अमेरिका से यूरोपियन देश खरीदते हैं, फिर यूरोपियन देश उसको ट्रांसफर कर रहे हैं यूक्रेन में। तो अब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया है इन जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इनका, देवनाथ जी, कि इस हिसाब वो से भी एक तो अपने आपका अपने नुकसान वेपन हो ही रहा सिस्टम है, को नुकसान यूक्रेन में में तो आप बेचे। नुकसान एक तरीके से हम देख रहे हैं, जो अटैक्स हैं उसमें जो नुकसान है, एक तो उसका बोझ, और दूसरा ये जो कर्ज का बोझ, आप हथियार लिए जा रहे हैं, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, ये एक और नई चुनौती यूक्रेन के लिए आने वाले वक्त में। मोनिका जी, यूक्रेन जो है अभी बहुत गंभीर फाइनेंशियल स्टेट में है। उनके कल कारखाने सारे बंद हो गए हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो नहीं रहा, जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो रहा है सिर्फ वेपन्स बना रहे हैं। हो तो इसकी पेमेंट कहां से होगी? देखिए, यूक्रेन ने ऑलरेडी अमेरिका को अपने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका एक्सक्लूसिव माइनिंग हक, राइट्स प्लेज कर दिए हैं। यानी भविष्य में यूक्रेन में जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन कंपनीज करेंगी। इसी तरह से यूक्रेन में देने के लिए और क्या है? जमीन है। देखिए, बहुत ही फर्टाइल लैंड है, हजारों लाखों एकड़ जमीन है जहां गेहूं की पैदावार होती है। और ऑलरेडी यूक्रेन सरकार ने जो सरकारी जमीन है खेती कृषि की, उन सबके सबको 99 इयर्स के लीज पर अमेरिकन कंपनीज को देना शुरू कर दिया है। यानी यूक्रेन के ये बड़े बड़े जो फार्म्स हैं, हजारों एकड़, लाखों एकड़ वाले, ये 99 इयर्स तक अमेरिका के कब्जे में रहेंगे। इसके अलावा यूक्रेन के पास फिलहाल कोई भी तरीका नहीं है जिससे वो इन वेपन सिस्टम्स को पेमेंट कर सके। यूरोप के देश जो हैं वो इस इंतजार में हैं कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा अपने वेपन्स को जेलेंस्की को बेचें। जेलेंस्की इसकी पेमेंट एक तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आस्ते आस्ते यूक्रेन का जो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज हैं उनका टॉप मैनेजमेंट सब वेस्टर्न मैनेजमेंट आ जाएगा। यानी और 5 साल 10 साल में आप देखेंगे कि उनके यहाँ जो इंडस्ट्रियल प्लांट उनको कौन रन कर रहा है, मैनेजमेंट कौन है, सब पश्चिमी देशों से आए हुए हैं। ठीक है। तो यूक्रेन के पास अभी गोल्ड रिजर्व नहीं है, ना ही फॉरेन एक्सचेंज है पेमेंट करने के लिए। जी बिल्कुल कर्नल दिवानंद, इस हिसाब से देखिए ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पर नजर आ रहा है, ये नेटो कंट्रीज अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है, वो अपने हथियारों का भी इस्तेमाल करें, रशिया को भी रोक ले, लेकिन इन शॉर्ट यूक्रेन का अपना कोई निजी ऑब्जेक्टिव नहीं है जिस वजह से वो रूस पर अटैक कर रहा है। जी मोनिका जी, नमस्कार, जय हिंद जी। देखिए, मेरे दोनों पूर्व वक्ताओं ने एक तरीके से पूरी जानकारी हम सबको दे दी है। मैं यहाँ एक दूसरा एंगल लेके आना चाहता हूँ। देखिए, यूक्रेन का जहां तक ताल्लुक है, ये युद्ध यूक्रेन वर्सेस रूस नहीं है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। ये अमेरिका वर्सेस यूरोप वर्सेस एक तरफ है, रूस एक तरफ है। अब इसकी कहानी शुरू होती है 91 में, जब जाकर के रूस को तोड़ दिया, यूएसएसआर को तोड़ दिया जाता है और इसके 14 राष्ट्र बना दिए जाते हैं। और मैं मानता हूं उसी से समय से लेकर के सब चीजें शांत हो रही थी। पर यूक्रेन में जब जेलेंस्की आए तो इन्होंने आते ही अमेरिकन लॉबी में जाने का प्रयास किया, नाटो में जाने का प्रयास किया, जिसमें रूस ने बहुत पहले अमेरिका के साथ एक समझौता था कि भाई आप मेरे बफर स्टेट को, बफर को खत्म नहीं करोगे। उन्होंने प्रयास किया। पहली बात तो यूक्रेन ने नाटो में अप्लाई किया, दूसरा अमेरिका की गोद में बैठा,
और तीसरा जो पाइपलाइन जाती थी गैस और फ्यूल की, उनके ऊपर भी इसने टैक्स लगाने तक रशिया को मंजूर था, पर उसने उनको ब्लॉक करना शुरू किया। तो ये बहुत बड़ी एक तरह दो विश्व ताकतों के बीच की लड़ाई है। हाँ, यूक्रेन का इस्तेमाल हुआ, जेलेंस्की इसके अंदर मोहरे बने। और आज जिस प्रकार पूर्व दोनों वक्ता बता रहे थे कि देखिए जेलेंस्की अपना ग्राउंड खो चुके हैं, जैसा हम सब मानते हैं। पर बॉटम तो लाइन कर्नल है कि देवानंद, आज ये भी जेलेंस्की क्या इंटरनल प्रेशर नहीं है जेलेंस्की के ऊपर कि वो युद्ध को रोकने की दिशा में कोई कदम उठाए? क्योंकि अभी तो जिस तरीके से वो दौरे करके आया ब्रिटेन अमेरिका के, उनका अग्रेशन और ज्यादा बढ़ गया है, वो और ज्यादा अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं। इंटरनल प्रेशर कोई काम नहीं आ रहा है अभी? देखिए, जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर होंगे, पर मैं ये मानता हूं उसके ऊपर जो बाकी मोटिवेशन उसकी फोर्सेस हैं, हो सकता है अमेरिकन प्रेशर हो सकता है उसके कुछ ऐसे इश्यूज हो जो पब्लिक में उसको पता है जिस दिन गया उस दिन वो हारेगा। अब मुझे भी समझ में नहीं आता कि रूस भी इतना लंबा क्यों खींच रहा है इसको। और अगर ये स्थिति चलती रही, देखिए अमेरिका को उसने ईरान में उलझा के रखा है, रूस उलझा हुआ इधर, और 2-3 दिन पहले की आप देखिए अंतरराष्ट्रीय पटल पर क्या घटनाएं होती हैं। इजराइल हमला करता है। आपने कहा कि रूस ने उलझा रखा है, व्हाट ऑल्टरनेटिव्स आपके अकॉर्डिंग नजर आते हैं? रूस क्या करे जिसकी वजह से युद्ध रुक जाए, रूस अटैक करना बंद कर दे? हाँ। ऐसा मुझे कोई ऑल्टरनेटिव नजर नहीं आ रहा है। रूस को फाइनली यूक्रेन के ऊपर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा या उसके लीडरशिप को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। आप देखिए 4 साल से ज्यादा हो चुका है, लाखों लोग मर चुके हैं दोनों तरफ। ये रूस मानने वाला नहीं है, बिकॉज रूस की अस्मिता का सवाल है। मैं यूक्रेन को यूएसएसआर पूर्व का हिस्सा देखता हूं। जिस प्रकार से पाकिस्तान का अगर हम पीओके छोड़ेगा क्या भारत? ठीक है, भारत कभी पीओके नहीं छोड़ सकता। रूस एटलीस्ट अपने सामरिक महत्व प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। साहिब साहब, अभी ये जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं रूस यूक्रेन में, दोनों का ही जिक्र करूंगी, ये आप किस तरीके से देख रहे हैं? हमने शुरू में देखा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, फिर हमने देखा कि ऊर्जा ठिकाने उन्हें निशाना बनाया गया, अब ये रिहायशी इलाकों तक युद्ध पहुंच गया है। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं इन अटैक्स को? क्योंकि जाहिर मंशा होती है, अगर हम देखते हैं, हम ईरान युद्ध में भी देख रहे हैं, अगर वहां पर अटैक्स किया जा रहा है, चाहे पुलों को किया गया हो या फिर दूसरी जगह को, तो हर जगह ये एक कहीं ना कहीं एक्सक्यूज रहा है कि ये सेना द्वारा यूज किए जा रहे थे। इस कंडीशन में या फिर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप कैसे देखते हैं? मुझे ये पैटर्न इसलिए डिस्टर्बिंग देखता है मोनिका, एक तो ये डिस्टर्बिंग पैटर्न है कि आप मिलिट्री टारगेट्स को छोड़कर, अभी भी मिलिट्री टारगेट्स अच्छे खासे उपलब्ध हैं रशिया के पास भी और यूक्रेन के पास भी। इन मिलिट्री टारगेट्स को छोड़कर छोटे ड्रोन से सिविलियन टारगेट्स एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इसको हिट करना अपने आप में बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और ये डेस्परेशन है जो मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो लेफ्ट ओवर मिलिट्री टारगेट्स हैं वो अच्छे से फोर्टिफाइड हैं। तो अगर इनकी जो बची खुची मारक क्षमता है, जब तक कि यूरोप से रिप्लेनिशमेंट नहीं आ जाती है यूक्रेन के पास, इनकी बची खुची मारक क्षमता छोटे या मीडियम या लॉन्ग रेंज ड्रोन्स की है। और ड्रोन्स इतने केपेबल नहीं होते कि वो मिलिट्री टारगेट्स के जखीरे को हिट कर पाए। उनका सेफ टारगेट होता है सिविलियन बिल्डिंग्स, होटल्स, मॉल्स, जो इनके स्टोर हाउसेज हैं सिविलियन चीजों के, जैसे ओजोन वगैरह की हम बात कर रहे हैं। तो ये इजी टारगेट खोज रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन चलता रहे, ये मीडिया में या लोगों के बीच दरमियान ये रहे कि हम लड़ रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट, एक ऐसा मैसेजिंग करने के लिए सिविल टारगेट्स को मार रहे हैं। कारण ये है कि इनके पास इतने पोटेंट वेपन्स अब बहुत कम बचे जिससे ये मिलिट्री फोर्स को टेक डाउन कर पाए। सिमिलरली उसके रिस्पांस में रशिया को अब मिलिट्री टारगेट्स को छोड़कर इनके उस तरह के टारगेट्स को मारना पड़ रहा है, जो सप्लाई लाइंस हैं, जो स्टोर हाउसेज हैं, जो सिविलियन बिल्डिंग्स हैं। ये जस्ट जी मोनिका, आप कुछ कह रही हैं? बिल्कुल सर, थोड़ा सा वक्त मेरे पास लिमिटेड है। देवनाथ जी, आपके हिसाब से बॉल किसके कोर्ट में है, रशिया यूक्रेन? संक्षेप में रखिएगा। देवनाथ जी, कैन यू हियर मी? अनम्यूट कर लीजिए सर। जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। देवनाथ जी, आपके हिसाब से संक्षेप में बताइएगा, बॉल किसके कोर्ट में है? मोनिका जी, बॉल क्लियरली जेलेंस्की के कोर्ट में है। जेलेंस्की को अब चाहिए कि अपने देशवासियों को कन्विंस करे कि ईस्टर्न डोनबास, ये दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, इन खरसोन, इनको वापस नहीं जीत सकते।
उनको अपने देशवासियों को कन्विंस करना पड़ेगा। ये उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगा, शायद उनके पॉलिटिकल करियर को खत्म कर देगा। लेकिन यह एकमात्र चारा है, और उसके बाद इलेक्शन कराएं और अगला भविष्य का क्या कदम है वो अगले प्रेसिडेंट को सौंप दें। जी ठीक है कर्नल देवानंद, चलते चलते एक क्लोजिंग कमेंट आपका। आपके हिसाब से अभी रशिया को आप कहां देख रहे हैं, वो किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करे? मैं ये देख रहा हूं कि रूस अभी हावी है और रूस जो चाहेगा वो परिणाम अपने फेवर में कायम करेगा। जैसे देवनाथ जी ने बताया कि जो कब्जे कर चुका है रूस, वो जमीन कभी नहीं छोड़ेगा। अमेरिका भी इसका समर्थन कर चुका है। अब जेलेंस्की के पास एक ही तरीका है, जिस प्रकार से हमारे साथी बता रहे हैं, कि रूस से बातचीत करके अपने लोगों की हत्याएं बंद कराए और देश को बचाए। ठीक है साई साहब, और ये बातचीत 30 सेकंड से साई साहब, ये बातचीत कैसे, क्योंकि अभी बातचीत की स्थिति नजर नहीं आ रही है। इसमें बहुत ये सबसे बड़ा चैलेंज है एग्जैक्टली ईरान अमेरिका टाइप की बातचीत, कैसे, कहां, किससे। तो जेलेंस्की से पुतिन बात करना नहीं चाह रहे हैं। इसमें फिर से एक बार वन फाइनल टाइम यूनाइटेड नेशंस मस्ट बट इन। यूनाइटेड नेशंस का ये काम है, ये बहुत ही ब्लडी वॉर हो रहा है, उसको साफ खत्म करने के लिए कोई एक पोडियम दें, कोई एक ऐसी जगह पे दोनों लीडर्स को बुलाएं, चाहे वो अमेरिका में बुला ले या कहीं थर्ड कंट्री में, और इसकी बातचीत करना चाहे। इस बार की बातचीत में मुझे मोनिका ये डेफिनेट है कि जेलेंस्की का जब इंटरनल थ्रेट बढ़ रहा है, इलेक्शन जो कि 2 साल पहले हो जाने थे उसका प्रेशर बढ़ रहा है, ही विल एग्री फॉर अ सीज फायर, और उसके बाद अगला कदम ये ले सकते हैं बातचीत करके कितनी जमीन वापस लेनी, क्रीमिया भूल जाएं और बाकी के लैंड को भूल जाएं, लेकिन कुछ एक्सेशन इनको वापस मिल सकता है एज अ डेलिबरेट टॉक, मतलब गिव एंड टेक जो कहते हैं। और उसके बाद शायद ये कुछ वक्त के लिए युद्ध रुकेगा, फिर सत्ता बदलेगी यूक्रेन में एंड हम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ सकते हैं। दैट इज अबाउट ऑल। राइट, यानी ये भी डेस्परेशन बातचीत की है, लेकिन ये शुरुआत कौन करे और कैसे ये सब एक बार फिर से शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो जाहिर है हर युद्ध का अंत, हल या फिर कह लें वो बातचीत से ही होता है, और ये बातचीत की विंडो कैसे खुलेगी, कैसे रूस यूक्रेन के बीच जो स्थितियां बनी हुई है, जिसमें हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर रिहायशी इलाकों पर अटैक किए जा रहे हैं, जो मासूम लोग हैं उनकी जानें जा रही हैं, इस पर कैसे पूर्ण विराम लगेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।